हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? कैसी आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको नियमित क्लासेज हमारी देखनी है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है आगामी परीक्षाओं के लिए रीट, यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पशु पर्चा भर्ती परीक्षा, उन सभी के लिए हमारे द्वारा आरबीएससी यानी राजस्थान अध्ययन की जो क्लासेज हैं 6 से लेकर के 10वीं क्लास तक, वो सभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज व्याख्या सहित आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो जल्दी से जल्दी हमारी क्लास से अवश्य जुड़ें। 10 बजे सीख 10 बजे के टाइम पर प्राइम टाइम वीडियो अपलोड होती है, इस पर अवश्य हमारे साथ जुड़ें और कमेंट करके बताएं बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। और आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं और आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ से सेलेक्ट किया गया है, चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चनों को निकाला गया है। तो देखिए, आज अध्याय 3 है। आज के वीडियो में अध्याय 3, जिसमें राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में आज बताने जा रहे हैं। ये तीसरा अध्याय का 6वीं क्लास का। तो आज का पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इतिहास को जानने के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। ये तो आपको पता ही चल गया, इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब इनमें कौन सा शामिल नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत 1, पुरातात्विक स्रोत 3, इनमें से कोई नहीं। 4, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इतिहास को जानने के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, तो साहित्यिक और पुरातात्विक यानी 2 ही भाग हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिससे राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ये कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं और पुरातात्विक शिलालेख, अभिलेख वगैरह, मोहर, मुद्राएं आदि आती हैं इनके अंतर्गत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ग्रंथ वगैरह आते हैं, पुस्तकें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, पुरातात्विक स्रोतों से प्राचीन काल की घटनाओं व जनजीवन को समझने की जानकारी मिलती है, इनमें से क्या इनमें शामिल नहीं है? तो बताइए, यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत की बात की गई है, जिसमें स्मारक भी आते हैं, कलाकृतियाँ भी आती हैं, अभिलेख और मुद्राएं भी आती हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री आती है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने अभी अभी बताया आपको, यहाँ पर आपको राइट आंसर पता भी चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, स्मारक भी आते हैं, कलाकृतियाँ भी आती हैं, अभिलेख और मुद्राएं भी आती हैं, और उत्खनन से प्राप्त सामग्री, इन सभी से प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है, उनकी घटना और जनजीवन को समझने में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गठियाला अभिलेख से किस वंश के इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परमार वंश, चालुक्य वंश, प्रत्यार वंश, चौहान वंश। गठियाला अभिलेख किस वंश से संबंधित है? किस वंश की जानकारी मिलती है गठियाला अभिलेख से? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो आपके लिए गठियाला अभिलेख, प्रत्यार वंश, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गठियाला अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है। गठियाला अभिलेख 861 ईस्वी कब का है? 861 ईस्वी का है गठियाला अभिलेख, जो कि जोधपुर के पास गठियाला नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे गठियाला स्तंभ भी कहते हैं। इसमें प्रत्यार नरेश यानी प्रत्यार शासकों की जानकारी मिलती है, जिसमें प्रत्यार नरेश कुक्कुट प्रत्यार नरेश कुक्कुट का वर्णन किया गया है। यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी भाषा है इसकी? संस्कृत। गठियाला अभिलेख की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और प्रत्यार नरेश का वर्णन मिलता है। और किस वंश से संबंधित है? ये प्रत्यार वंश से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह के युग की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? यानी मेवाड़ के शासक समर सिंह के जो काल था उसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? चिरवा शिलालेख से,
बिजोलिया शिलालेख से, घटियाला शिलालेख से या ग्वालियर शिलालेख से? तो आप शिलालेख का अर्थ तो आप जानते ही हैं, शिलालेख का मतलब है शिलाओं पर लिखे गए लेख। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? रावल समर सिंह के युग की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है? यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइट आंसर क्या रहेगा? चिरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, घटियाला शिलालेख या ग्वालियर शिलालेख? देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर पहला वाला ऑप्शन चिरवा शिलालेख, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चिरवा शिलालेख से रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिलालेख से चौहानों की जानकारी मिलती है? यानी कौन सा शिलालेख है जिससे चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ये बताना। यहाँ पर चिरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, एल्होल शिलालेख या सामौली शिलालेख? चौहान वंश की जानकारी का स्रोत कौन सा शिलालेख है? राजस्थान के चौहान वंश की जानकारी का स्रोत कौन सा शिलालेख? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख, जिससे चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बिजोलिया जो शिलालेख है उससे चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है, चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। आपको ये आप जान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये बताना। यहाँ पर एक और सभ्यताएं दी गई हैं, एक और जिला दिया गया है। सभ्यता स्थल और सभ्यता से संबंधित जिला दिया गया है। आपको यहाँ पर सुमेलित नहीं बताना है, यहाँ पर छाट करके। जोधपुरा, जयपुर, नौ जोधपुर, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, नीम का थाना सीकर? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पर असुमेलित कौन सा है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके लिए जोधपुरा है वो जयपुर में है, ये यहाँ पर सही है। नोह ये जोधपुर में नहीं है, ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आहड़ उदयपुर ये सही है। और गणेश्वर सभ्यता सीकर जो कि वर्तमान में नवीनतम जो जिला जो नीम का थाना बनाया गया है वहाँ पर आएगी। नीम का थाना सीकर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता स्थल, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता की बात करें तो ये उदयपुर, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। जोधपुरा की नोह की सभ्यता की बात करें तो ये यहाँ पर जोधपुर में नहीं है, ये दूसरा वाला यहाँ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। कहाँ स्थित है ये नोह सभ्यता स्थल? भरतपुर के अंतर्गत आ जाएगा। भरतपुर जिले में स्थित है नोह सभ्यता स्थल। जोधपुरा जयपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? ये तांबे पर जो पत्थर होते हैं उन पर खोदे गए जो लेख हैं उनको क्या कहते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, लेखाकार कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, अभिलेख कहेंगे या ताम्रपत्र कहेंगे। तो आपको अंदाजा लग गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल इजी आंसर है इसका। तो तांबे पर छोटे छोटे पत्र होते हैं उन पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? तो ताम्रपत्र कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी देने वाले महाकाव्य पृथ्वीराज विजय, चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? पृथ्वीराज विजय से मिलती है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है ये बताना है यहाँ पर आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट करना है आपको। जननायक, चंद्रवरदाई, पद्मनाभ या नैनचंद सूरी? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज विजय? तो देखिए पृथ्वीराज विजय की बात करें तो इसका जो आंसर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जननायक। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जननायक की रचना है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें चंद्रवरदाई की तो पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के युद्ध की जानकारी देने वाले स्रोत पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी?
ये बताना यहाँ पर जननायक ने की थी, चंद्रवरदाई ने की थी, पद्मनाभ ने की थी, बागेश्वर ने की थी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा? पृथ्वीराज विजय के लेखक हमने आपको बता ही दिया था, जननायक। और यहाँ पर पूछा गया पृथ्वीराज रासो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई हमने अभी भी बताया था, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक जननायक और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के हम्मीर के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाला ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है ये बताना यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जननायक, नेंचंद सूरी, पद्मनाभ, सारंगधर। तो हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी की रचना है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें हम्मीर महाकाव्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? नैनचंद सूरी ने, जिसमें रणथंभौर के शासक हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी इसमें मिलती है। बात करें आगे, तो हम्मीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वो कौन है? नैनचंद सूरी हैं। ये एक संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी में लिखा गया है? संस्कृत में। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत भाषा है, जिसमें हम्मीर जो देव चौहान था, हम्मीर देव था, उसके साम्राज्य की जानकारी और विस्तार मिलता है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव को पराजित किया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय का भी उल्लेख किया गया है। बात करें हम्मीर से संबंधित अन्य पुस्तकों में, तो हम्मीर रासो, हम्मीर रासो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है जोधराज की और सारंगधर, इनके द्वारा लिखी गई थी हम्मीर रासो। और बात करें हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर मदमर्दन ये भी पुस्तक हम्मीर से ही संबंधित है। ये किसकी जो रचना है? तो ये रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय सिंह सूरी की। किसकी रचना है? जय सिंह सूरी। हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर रासो जोधराज और सारंगधर की है, और हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है। एक पुस्तक और है, उसको बता दें आपके लिए, उसका भी नाम, तो वो है हम्मीर हट। हम्मीर हट तिया तेज चढ़े ना दूजी बार, ये पुस्तक हम्मीर हट किसकी रचना है? तो इसको भी आपको बता दें, ये चंद्रशेखर की रचना है। किसकी है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की रचना है हम्मीर हट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम्मीर से संबंधित सभी पुस्तकें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचलदास खींचीरी वचनिका के रचयिता कौन है? अचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बताना यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर शिवदास गार्डर, दयालदास, सुरमल मिश्र या सामल दास। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में और रिपीट भी होता रहता है। अचलदास खींचीरी वचनिका किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार का जो नाम है वो क्या नाम हो जाएगा? अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डर की रचना है। पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पहले वाले ऑप्शन के अंतर्गत। ये रचना शिवदास गार्डर के द्वारा लिखी गई थी, और इसकी जो भाषा है, भाषा शैली, वो क्या है? डिंगल। किस भाषा में लिखा गया है? ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा है इसकी? डिंगल भाषा है,
जिसमें अचलदास खींची के शासनकाल में सन 1423 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। ये भी आपको रखना है, 1423 ईस्वी में इसकी रचना की थी। कब हुई थी? 1423 ईस्वी में डिंगल भाषा में लिखा गया, शिवदास गार्ग के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें अचलदास खींची के बारे में, शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगामी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आरपीएससी यूपीएससी एग्जामों के आरपीएससी एग्जाम के अंतर्गत तो खासकर बार बार होता ही रहता है, और खासकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये अधिकांशतः रिपीट होता है, और बार बार ये क्वेश्चन छपता है एग्जाम में। पुस्तकों से संबंधित कानड़देव प्रबंध, भागीदास, पद्मनाभ, सारंगधर या दलपत सिंह, किसकी रचना है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? भागीदास, पद्मनाभ, सारंगधर, दलपत सिंह। तो कानड़देव प्रबंध के जो लेखक हैं वो हैं पद्मनाभ। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अपभ्रंश भाषा में रचित है। इस ग्रंथ में कानड़देव जो शासक था, जालौर का शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कानड़देव, जालौर के शासक कानड़देव के बारे में उल्लेख मिलता है। ये जालौर के शासक थे कानड़देव, उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था, उसमें कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का भी वर्णन इसमें किया गया है। अगर बात करें तो कानड़देव प्रबंध के जो लेखक थे पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ है, जो कि जालौर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। जालौर के शासक अखेराज के दरबारी कवि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अखेराज के दरबारी कवि थे कौन? पद्मनाभ। और पुस्तक कौन सी लिखी थी इन्होंने? कानड़देव प्रबंध, जिसमें कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। अगर एक और बात करते हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, ये भी क्वेश्चन पूछने को देखा जा सकता है, इसीलिए बता दें। कानड़देव जो प्रबंध पुस्तक है, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका अंग्रेजी में इसको कानड़देव प्रबंध को लिखा था, ये किसने लिखा था? बी.एस. भटनागर। बी.एस. भटनागर के द्वारा लिखा गया था। बी.एस. भटनागर ने इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया था, कानड़देव प्रबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलपत विजय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दलपत विजय ये किसकी रचना है ये बताना। यहाँ पर बांकीदास की है, खीड़िया जग्गा की है, श्यामल दास की है, या दलपत सिंह की है? दलपत विजय के लेखक कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? दलपत विजय नामक ग्रंथ के लेखक, आपको पता भी चल गया होगा, दलपत विजय तो दलपत सिंह के द्वारा लिखी है। ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दलपत विजय नामक विलास जो ग्रंथ है, दलपत विजय या दलपत विलास, इसको विलास भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विजय की जगह विलास भी मिल सकता है यहाँ पर। दलपत विलास, ज़्यादातर दलपत विलास देखने को मिलता है, विजय नहीं मिलता है यहाँ पर, परंतु कहीं कहीं दलपत विजय भी मिल जाता है। इसीलिए ये रचना किसकी है? दलपत सिंह की रचना है। किसकी रचना है? दलपत सिंह की। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं मारवाड़ परगनानी विगत और नैरसीरी ख्यात, इसके लेखक कौन है? सूरमल मिश्रण हैं, मुहूर्त नरसिंह हैं, श्यामल दास हैं, या दयाल दास हैं? यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारी क्लास के साथ जुड़ सकें और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह प्राप्त कर सकें और
रटना नहीं, यहाँ पर समझाया जाता है। आपने ये पढ़ लिया तो आप इसको यहीं भूलने नहीं वाले हैं। कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा आता है किसी एग्जाम में, यहाँ से छपता है, तो आप उसको कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ प्रणाली विगत और नरसिंह ख्यात के जो लेखक हैं वो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थुरमल मिश्रण, मूढ़त नरसिंह, श्यामल दास या दयाल दास। जैसा आपको पता चल रहा है नरसिंह ख्यात, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और मारवाड़ प्रणाली जो विगत है वो तो है ही है। तो ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? मूढ़त नरसिंह की रचना है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नरसिंह के द्वारा लिखी गई थी मारवाड़ प्रणाली विगत और नरसिंह ख्यात, जिसमें नरसिंह की जो ख्यात है उसमें राजपूतों की 26 शाखाओं का उल्लेख है। कितनी शाखा है राजपूतों की? 26 शाखा। राजपूतों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया गया है नरसिंह ख्यात में, मूढ़त नरसिंह के द्वारा। और बात करें मूढ़त जो नरसिंह थे, उनकी ख्यात के लेखक मूढ़त नरसिंह थे, जिन्होंने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, जो नरसिंह है वो किसके शासक थे? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के शासनकाल से संबंध थे। उनके दीवान थे जसवंत सिंह के, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मूढ़त नरसिंह किसके दीवान थे? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उसके राज दरबार में रहते थे मूढ़त नरसिंह। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछा भी जा गया है कई बार कि मूढ़त नरसिंह किस शासक के दरबार में थे? तो जसवंत सिंह के दरबार में थे। अब बात करें एक चीज, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ से, ये भी आपको हम बता दें कि मूढ़त नरसिंह को राजस्थान का अबुल फजल राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? ये आपको बताना है। तो मूढ़त नरसिंह को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मूढ़त नरसिंह। जिसको किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने मूढ़त नरसिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूढ़त नरसिंह को कहा जाता है। ये सीधा हो गया। राजस्थान का अबुल फजल मूढ़त नरसिंह को किसके द्वारा कहा गया था? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और रिपीट होने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन की बार बार। ये अधिकतर पूछा जाता है, मूढ़त नरसिंह को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहीं कि आपको ये याद हो गया, कभी भी नहीं बोलने वाले हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयाल दास की ख्यात किसने लिखी थी? बांकीदास, मूढ़त नरसिंह, श्यामल दास, दयाल दास। दयाल दास की ख्यात किसने लिखी थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। दयाल दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात तो दयाल दास के द्वारा लिखी गई थी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दयाल दास की ख्यात में बीकानेर, ये आपको ध्यान में रखना है किसका उल्लेख मिलता है? दयाल दास की ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। यानी राठौड़ वंश के बारे में पता चलता है, जिसमें बीकानेर के राठौड़ शासक राव बीका से लेकर के सरदार सिंह, राठौड़ शासक बीका से लेकर राव बीका से लेकर के सरदार सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी उनकी वंशावली प्राप्त होती है। राव बीका से सरदार सिंह तक की वंशावली प्राप्त होती है दयाल दास की ख्यात के दूसरे खंड में। और इसकी रचना, दयाल दास की जो रचना है, दयाल दास की ख्यात की रचना दयाल दास के द्वारा किसके समय की गई थी? तो ये सूरत सिंह के समय की गई थी। बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, उनके समय दयाल दास की ख्यात की रचना हुई थी। किनके समय हुई थी? सूरत सिंह के समय इनकी रचना की गई थी।
उदयलदास की ख्यात का जो प्रथम खंड है उसमें मारवाड़ के राठौरों के प्रारंभ से जोधा तक के काल का वर्णन किया गया है पहले खंड में, और द्वितीय खंड में लाभ भीका से लेकर के सरदार सिंह तक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बीकानेर के शासकों की जानकारी निम्न से किस रचना से मिलती है? बीकानेर के शासकों की जानकारी किस रचना से मिलती है आपको पता ही चल गया होगा। इसका आंसर अभी अभी आपने पढ़ा भी है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी ख्यात है? दयालदास की ख्यात। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर मुड़ियार की ख्यात ख्यात की बात करें तो मुड़ियारी ख्यात का संबंध जोधपुर के राठौर वंश से। जोधपुर के राठौर वंश से संबंधित है मुड़ियारी ख्यात, और दयालदास की ख्यात बीकानेर के राठौर शासकों से संबंधित है। बीकानेर के राठौर शासकों से संबंधित है। तो बांकीदास की ख्यात के रचयिता कौन है? बांकीदास ही हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बांकीदास के द्वारा, जिसे जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है। बांकीदास की ख्यात को क्या कहा जाता है? जोधपुर राज्य की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। बांकीदास के बारे में एक चीज़ और आपको आप यही की ये बता दें, पीछे आने वाले क्वेश्चन में आए तो यहाँ से इसको भी बता देते हैं आपके लिए। तो बांकीदास जोधपुर के शासक, जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था उनका? मान सिंह। जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। घोड़त नरसिंह के बारे में आपने पढ़ ही लिया, ये जसवंत सिंह के समय थे, उनके दरबार में रहते थे, और उनके दीवान थे मोड़ोर नरसिंह, जसवंत सिंह के दीवान। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे मोड़ोर नरसिंह। आगे देखिए, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिम भारत की यात्रा नाम पुस्तकें किसने लिखी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में। कब लिखी गई थी ये पुस्तक? 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। और पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक किसने लिखी? श्यामल दास ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, कर्नल टॉड ने, सूरमल मिश्र ने। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829, पश्चिम भारत की यात्रा नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है यहीं की यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ राज्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विश्वेंद्रनाथ रेहू ने, बांकीदास ने, जयनारायण व्यास ने, सूर्यमल मिश्र ने। मारवाड़ राज्य का इतिहास नाम पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हैं विश्वेंद्रनाथ रेहू। कौन है? विश्वेंद्रनाथ रेहू। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें मारवाड़ राज्य के इतिहास का पता चलता है। मारवाड़ यानी जोधपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मारवाड़ क्षेत्र था, उसके बारे में इसमें व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद की रचना किसने की थी? तो वीर विनोद के लेखक का नाम बताना है यहाँ पर। मुड़ोद नरसिंह ने, बांकीदास ने, श्यामल दास ने, या सूरमल मिश्र ने। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा? वीर विनोद किसकी रचना है? मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है जिससे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, श्यामल दास। वीर विनोद रचना किसकी है? श्यामल दास की रचना है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। किसकी रचना है? वीर विनोद श्यामल दास की रचना है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
श्यामल दास की बात करें तो श्यामल दास के जीवन के बारे में बता दें। इनका जन्म 1836 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखें। और ये कहाँ पर हुआ था? ढोकलिया भीलवाड़ा में। स्थान भी पूछा जा सकता है इनका श्यामल दास से संबंधित क्वेश्चनों में। तो ढोकलिया नामक स्थान था, वो कहाँ पर था? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था श्यामल दास का, ढोकलिया गांव भीलवाड़ा में। इनको श्यामल दास को कविराज भी कहा जाता है। कविराज की उपाधि इसको किसके द्वारा दी गई थी? उपाधि ये भी ध्यान में रखना है। उपाधि, कविराज की उपाधि इनको किसने प्रदान की थी? तो महाराणा सज्जन सिंह, इन्होंने प्रदान की थी। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी थी श्यामल दास को। और देखिए श्यामल दास जी के बारे में और भी इनकी जो द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनको भी बता देते हैं। श्यामल दास द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनमें पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना थी? वैसे तो चंद्रवरदाई की रचना थी। रासो की नवीनता, इसकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो की नवीनता। ये किसने लिखी थी? श्यामल दास ने। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नवीनता की बात करें तो श्यामल दास ने। और एक और पुस्तक थी इनकी, अकबर के जन्मदिन में संदेह। अकबर के जन्मदिन में संदेह, ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामल दास के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी और तथा केसर हिंद नामक इसको सम्मान दिया गया था। केसर हिंद नामक सम्मान भी इनको प्रदान किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिम भारत की पुस्तक किसने लिखी जिन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन के कारण राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? तो अभी अभी आपने पढ़ा भी था, इसका आंसर आपको पता चल रहा होगा। विसेंट स्मिथ, श्यामल दास, कर्नल टॉड, जॉन फिलिप। पश्चिम भारत की यात्रा नामक पुस्तक लिखी, यानी पश्चिम भारत की पुस्तक लिखी जिसके कारण राजस्थान के इतिहास का पिता के नाम से किसको जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान आए थे, तो कब आए थे वो? 1817 और 18 ईस्वी में। 1817 18 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आए थे। और कहाँ आए थे ये? उदयपुर में। कहाँ आए थे ये? उदयपुर आए थे 1817-18 में। पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के। ये इंग्लैंड के निवासी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अंग्रेज थे। कर्नल टॉड ने राजस्थान के इतिहास लेखन के कारण इनको राजस्थान का पिता भी कहा जाता है। ये हमने आपको बता दिया था, राजस्थान के इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एंडनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम पुस्तक भी 1829 ईस्वी में लिखी थी। ये हमने आपको पहले क्वेश्चन बता भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ये बताना है, यहाँ पर सत्य छापना है। राजस्थान के दुर्ग, महल, सार्वजनिक भवन, विहार, मठ, चैत्य मंदिर, बावड़ी आदि स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? तो ये सभी स्मारक ही हैं, ये सही है। यहाँ पर मुद्राओं और सिक्कों से किसी के काल की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है, ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुद्राओं से चिन्ह, भाषा, लिपि, धातु शुद्धता और राज्य की समृद्धि का पता चलता है, ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होने वाले हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। तो ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? गौरीशंकर ईश्वरचंद्र ओझा, बांकीदास, सूर्यमल मिश्र या मूणोत नरसी।
ये रचना किसकी है? वंश भास्कर, जो कि बूंदी के इतिहास से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये बूंदी से संबंधित है। तो ये रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी पता हो तो। वंश भास्कर सूरमल मिश्र की रचना है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसकी रचना है ये? सूरमल मिश्र की, जो कि बूंदी के हाड़ा शासकों से संबंधित है। हाड़ा राजवंश था बूंदी में, हाड़ा शासकों थे। तो हाड़ा राजवंश के शासक से संबंधित है। और बात करते हैं यहाँ पर तो सूरमल मिश्र बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह, महाराज राम सिंह के दरबारी थे। महाराज राम सिंह के दरबारी थे कौन? सूरमल मिश्र। वंश भास्कर जो रचना है वो सूरमल रचना करते समय सूरमल मिश्र की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद वंश भास्कर को पूर्ण किया था। पूर्ण करने वाले वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था ये भी आपको बता दें यहाँ पर। इनकी मृत्यु के बाद सूरमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे मुरारीदान। मुरारीदान ने सूरमल मिश्र को पूरा किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूरमल मिश्र को किसने पूर्ण किया था? मुरारीदान ने, जो कि सूरमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? यानी उदयपुर का इतिहास, जोधपुर राज्य का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास और प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास, ये नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जॉर्ज थॉमस, श्यामल दास, दशरथ शर्मा। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान के इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें डूंगरपुर राज्य का इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास। तो देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण व्याख्या भी बता दें। सोलंकियों का इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सभी पुस्तकों के बारे में बता देते हैं इनके। सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, ये पुस्तक इनके द्वारा 1907 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1907 में लिखी गई थी। सिरोही राज्य के इतिहास की बात करें तो सिरोही राज्य का जो इतिहास नामक पुस्तक है वो इन्होंने 1911 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1911 में लिखी थी सिरोही राज्य का इतिहास। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा जो राज्य का इतिहास है वो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 1937 में लिखी गई थी। 1937 में लिखी गई थी। कहाँ? बांसवाड़ा राज्य का इतिहास। और डूंगरपुर राज्य के इतिहास की बात करें तो डूंगरपुर राज्य का जो इतिहास है वो पुस्तक इनके द्वारा 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1936 ईस्वी में डूंगरपुर राज्य का इतिहास लिखी थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, सिरोही हो गया। प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास की बात करें तो इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1940 ईस्वी में लिखी गई थी ये पुस्तक इनके द्वारा, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास। जोधपुर राज्य के इतिहास की बात करें तो ये इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है ये 2 भागों में लिखित है। कितने भागों में? 2 भागों में, जो कि 1938 और 41 ईस्वी में लिखी गई थी जोधपुर राज्य का इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।